गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, और दूसरा था कि वेबगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में लाया गया था। ठीक है, तो देखिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर को हुआ था। अगर वर्ष देखें तो 1828 था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। और इनको बचपन में इनका जो नाम था वो था मणिकर्णिका, और लोग प्यार से इन्हें मनु बुलाते थे। ठीक है, वेबगत का सिद्धांत जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। और इसका जो समय काल था वो 1848 से लेकर के 1856 के बीच में था। ठीक है, और ये जो वेबगत का सिद्धांत था वो क्या था? एक विलय की नीति थी। तो भारतीय राज्यों को जो ब्रिटिश राज्य में मिलाने की एक नीति थी, विलय की नीति थी, और वेबगत का सिद्धांत। और इस नीति के तहत जो सबसे पहले राज्य को मिला था, सतारा को मिलाया था। ठीक है, सतारा था, महाराष्ट्र में है, 1848 में मिलाया गया था। फिर उसके बाद देखा जाए जैतपुर और संभल, फिर बघाल था, उसके बाद उदयपुर और झांसी को 1853 में जो है वो ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था वेबगत के सिद्धांत के तहत। अंत में देखा जाए 1854 में जो है वो नागपुर को मिलाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है हमारे हिस्ट्री से संबंधित। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई अभी चर्चा में थी तो यहाँ से प्रश्न संभावित है पूछना, तो इसलिए आपका थोड़ा सा रिवीजन हो गया। बाकी आप लोग अच्छे से अपने स्टैटिक्स क्वेश्चन पर भी ध्यान दिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की योजना बनाई है? जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, जर्मनी। करेक्ट आंसर इज बी है, दक्षिण कोरिया जो है योजना बना रहा है 2026 तक कृत्रिम सूर्य। अब उसे कृत्रिम सूर्य बनाने की आवश्यकता क्या है? जो कि आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो दुनिया में अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बावजूद भी कोई देश जो है वो कृत्रिम सूर्य बना रहा है, तो उसका कारण यह है कि आपको ये चीज़ पता होगी कि बहुत सारे जो है पृथ्वी पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे सूर्य की जो ऊर्जा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती, या फिर अगर पहुँचती भी तो उसके ज़रूरत के मुताबिक जो है उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक या न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर ऊर्जा को उत्तम स्रोत बनाया, और सूर्य की तरह ही पृथ्वी पर उन्होंने नाभिकीय संलयन के जरिए ऊर्जा पैदा करने का प्रयास किया। ठीक है, नाभिकीय संलयन जैसा कि आपको पता है सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, एक नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है ऊर्जा रिलीज होती है, दूसरा नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन से बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है रिलीज होती है। देखेंगे नाभिकीय संलयन में 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और सूर्य में यही जो है संलयन चल रहा है। संलयन की प्रक्रिया जो है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, और अनियंत्रित ऊर्जा जो है निकलती है। लेकिन दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने इस पे काफी ज्यादा सफलता पाई है इस अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करने में, और उनके इसी प्रयास में देखा जाए उन्होंने एक ऊर्जा जो है ऊर्जा पैदा करने के प्रयास शुरू किया, और इसी सिलसिले में कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य बनाया है। तो अब आ जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो दक्षिण कोरिया की सरकार है वो योजना बना रही है 2026 तक कोरिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाना। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है? के स्टार, यानी कि कोरियाई सुपर कंडक्टिंग कोकामक एडवांस रिसर्च। ठीक है, और इस कोका के स्टार बनाने के लिए तकनीकी विकसित करने का प्रयास कर रही है। और जानते हैं यही प्रयास चीन के भी द्वारा किया जा रहा है। चीन ने भी एक कृत्रिम सूर्य बनाया। और कोरिया कृत्रिम सूर्य जो है किस पर आधारित है? कौन सा उपकरण है? नाभिकीय अतिचालन संलयन उपकरण है। इस उपकरण में देखा जाए 20 सेकंड तक आयन तापमान को 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक कायम रखा, जो इससे पहले 10 सेकंड तक भी नहीं रखा जा सकता था। जब 2018 से प्रयास चल रहा है तो 2018 तक जो है इतना भी 10 सेकंड तक भी नहीं रखा जा रहा था नियंत्रित, मतलब 10 करोड़ डिग्री जो है सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ये है तापमान। और लेकिन इस बार धीरे धीरे जो उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने 20 सेकंड तक जो है इस तापमान को कायम रखा 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का। और यहाँ पे देखा जाए कोरियाई शोध दल ने पहली बार जो है 2018 में के स्टार को
1.5 सेकंड तक के लिए 10 करोड़ डिग्री तापमान पर बनाए रखने में सफलता पाई थी सबसे पहली बार। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है आने वाले दिन में ये समय और बढ़ेगा और इतनी बड़ी जो है ऊर्जा जो है उसको जो है तापमान को उसको बनाए रखने में ये सफलता पाएंगे। ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात हो रही तो इसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, सियोल है इसकी राजधानी, और यहाँ का जो हम करेंसी देखते हैं वो है वान। ठीक है, दक्षिण कोरियाई वान जो है वो यहाँ की करेंसी है। और ये देखिए वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है मून जे इन। ठीक है, मून जे इन जो है वो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, हरियाणा। करेक्ट आंसर इज ए है हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरा वहाँ के जितने घर हैं वो एलपीजी युक्त हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से धुआं मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखा जाए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी उज्ज्वला योजना, और वहीं पे प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा एक गृहिणी सुविधा जो है योजना चलाई गई थी। और इन दोनों ही योजना के बदौलत जो है हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि एलपीजी युक्त है। ठीक है, और धुआं मुक्त है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 2016 में की गई थी। कब? 1 मई को की गई थी। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या था, जितनी भी जो है देश की गरीब महिलाएं हैं उन गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है, जो कि आप जानते हैं गरीब महिलाएं इनके घर में जो है चूल्हे होते हैं और उन चूल्हों का मतलब इस्तेमाल क्या है, वो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करती है। जीवाश्म ईंधन की वजह से बहुत सारा धुआं निकलता है। ठीक है, धुआं निकलता है और इससे उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता था। तो सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना बेसिकली इन्हीं महिलाओं के लिए लाया गया और फिर क्या है कि इस योजना के माध्यम से उनको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है और जिससे कि उनका जो है स्वास्थ्य की उनकी सुरक्षा की जाए, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए। ठीक है, जैसा कि आप दे रहे हैं महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। ठीक है, इसमें देखा जाए लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? उज्ज्वला योजना। कब की थी? 1 मई 2016 को किया था। और इसी योजना के तहत जो है इस योजना का और भी अच्छे से क्रियान्वयन हो सके तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी इसी योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचे तो उसने एक योजना चलाई जिसका नाम है गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की गई थी 26 मई 2018 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? उन महिलाओं को, उन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करना जो केंद्र की उज्ज्वला योजना के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये उनको भी प्रॉपर तरीके से जो केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना थी उस उज्ज्वला योजना में बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत रखा गया था। तो जो उस दायरे में भी नहीं आ रहा था उन दायरों में भी उसके बाहर जाकर भी इस योजना के तहत लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना ध्यान रखेगा किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हे के जरिए दी जाएगी आर्थिक मदद 2 साल के भीतर हर परिवार तक रसोई गैस पहुंचाने की। ठीक है, काफी सफल रहा और जैसा आप देख रहे हैं राज्य जो हो गया है हिमाचल प्रदेश, ये देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्नों पे और अगले प्रश्न से पहले हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चरण 2 की शुरुआत जो है कब की गई है और किस स्थान से की गई है? आप मुझे वो बताएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चरण 2 की शुरुआत। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा? लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर इज डी है जम्मू कश्मीर जो है वो देखा जाए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाला पहला केंद्र शासित जो है प्रदेश बन जाएगा। तो जम्मू और कश्मीर जो है जल्द ही जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक होगा जम्मू कश्मीर में और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर जो है वह शीघ्र ही जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इस जो है सूचकांक को स्थापित करने का प्रयास किया जाए किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग केंद्र शासित जो है जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक जो है स्थापित किया जाएगा। और इस सूचकांक में यह सुनिश्चित जो है इस सूचकांक के तहत क्या होगा कि एक निश्चित समय के भीतर जो है कार्यालयों में फाइलें और अन्य मामलों का निपटारा होगा और पारदर्शिता और जवाबदेहिता तथा
साथ ही साथ जन भागीदारिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक की रूपरेखा जिला प्रशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कृषि व संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे सहित कितने संकेतक पर आधारित है? 58 संकेतक पे आधारित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जन भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने वाला जो पहला राज्य हो जाएगा या बनाए रखने वाला जो पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं फ्रेंड। जम्मू कश्मीर जिसका अभी जो पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसको द्विभाजित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो बात करें, 2 राजधानी श्रीनगर है, जो कि कौन सी है, जब आप गर्मियों में घूमने जाएंगे जम्मू कश्मीर में तो उसकी राजधानी उस समय श्रीनगर होगी, लेकिन अभी जो कि शीतकालीन वक्त चल रहा है तो इस समय जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय कंपनियों को स्वदेशी अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी सौंपी गई है? आईआईटी कानपुर, डीआरडीओ, इसरो, आईआईटी रुड़की। करेक्ट आंसर इज डी है। डीआरडीओ के द्वारा जो है 5 कंपनियों को स्वदेशी अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली जो है उसकी प्रौद्योगिकी सौंपी गई। अभी तक इन सब वस्त्रों का हम जो है बाहर से आयात करते थे, लेकिन देखा जाए अब हम जो है स्वदेशी तरीके से इन वस्त्रों का निर्माण करेंगे, हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी। और ये देखा जाए किसके द्वारा किया जा रहा है, ये तकनीकी विकसित की गई डीआरडीओ के द्वारा। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 5 भारतीय कंपनियों को स्वदेशी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के लिए एक तकनीकी सौंपी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे जो हिमालय में जो हमारे फौजी लोग होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, वो तैनात किए जाते हैं और वहाँ एक्सट्रीम जो है ठंड पड़ती है। और आपको ये भी पता होगा कि वहाँ जैसे सियाचिन हो गया, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उन ठंड से बचने के लिए इस जो है इस विशेष तकनीकी वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। और इन वस्त्र का अभी तक आयात किया जाता था, लेकिन डीआरडीओ ने इस तकनीकी को बनाया है और 5 कंपनियों को इस तकनीकी को सौंपा है। यहाँ पे देखा जाए तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम तकनीकी से बने कपड़े जो होंगे वो सांस की गर्मी, पानी की कमी, पसीने की तेजी से अवशोषण से संबंधित शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त सांस लेने की क्षमता, उन्नत इंसुलेशन के साथ साथ उच्च ऊंचाई पर भी सुविधाजनक होगी। जैसा कि आप जानते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो होता है ना, वातावरण में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है, ऑक्सीजन का भी लेवल कम होने लगता है। ठीक है, तो उस समय उनको सांस लेने की समस्याएं आती। जो लोग बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन पर आप लोग गए होंगे जो लोग, तो उनको पता होगा जब आप पहाड़ों के बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की ना समस्या होने लगती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन का जो है कम होने लगता है समय, तो इस वजह से सांस की समस्या है। तो ये वस्त्र जो है इन सब जो है टेक्नोलॉजी से है उन्नत होगा और उनको इसमें एक्सट्रीम वेदर में भी उनको काफ़ी ज़्यादा सहायक से होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अगले प्रश्नों पे, और उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है ये वस्त्र होगा 3 स्तरीय होगा। कौन सा? एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम, और को परतों में विभिन्न संयोजक और शारीरिक कार्य की तीव्रता के साथ जो +15 से लिखा जाए -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज पर उपयुक्त रूप से थर्मल इंसुलेशन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय सेना की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अभी तक इस तरह के कपड़ों का आयात किया जाता था। तो ये वस्त्र जो होगा 15 डिग्री से लेकर के -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी ये वस्त्र जो है उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत पहुँचाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू किया गया है? ग्राम उजाला, देखिए ग्राम उज्ज्वला है जो कि किससे? एलपीजी कनेक्शन से है। ये ग्राम उजाला है जो कि किससे संबंधित होगा? यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट्स फॉर ऑल। ठीक है, यानी कि ये एलईडी बल्ब से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? हम डायरेक्ट आंसर पे अगर आ जाते हैं तो पहला जो है विद्युत मंत्रालय जो है इसको लागू किया है। ये इसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्राम उजाला योजना जो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, और इस योजना के तहत जो होगा वो क्या है कि जितने भी जो कंपनी है कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, वो ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया की सबसे सस्ती कीमत यानी कि महज 10 रुपये में एलईडी बल्ब जो है वो वितरित करेगी। ठीक है, इस योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरित किया जाता है, 10 रुपये का एलईडी होगा। और सरकारी कंपनी जो है कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्राम उजाला योजना के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसके वजह से ये जो है
योजना चर्चा में रही है। और इस योजना की बात करें तो इस योजना को मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शुरू किया था। कहाँ से क्या है, इनका जो लोकसभा का क्षेत्र है वाराणसी, तो वाराणसी से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की थी मार्च 2021 में। और इस योजना के तहत जो लक्ष्य रखा गया है मार्च 2020 तक, माफ करिएगा 2022 तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों में 1 करोड़ LED बल्ब बांटने का लक्ष्य। ध्यान रखिएगा ग्रामीण परिवार है, ये से भी प्रश्न यहाँ पे जो है ऑप्शंस ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रामीण परिवारों को 20 लाख, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखा जाए 50 लाख LED बल्ब जो है हासिल इन्होंने वितरित किया है। और यहाँ पे देखा जाए तो ग्राम उजाला योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के ग्रामीण परिवारों लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से था आज का हमारा ये वाला प्रश्न LED से संबंधित। और हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। करेक्ट आंसर इस, ठीक है, पाकिस्तान ने किया है। ये एक एशियाई देश है और ये अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है। और जो पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पेश किया है। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए, ठीक है। तो नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है लागू की गई है, किसके द्वारा पेश किया गया है? पाकिस्तान के मंत्रिमंडल के द्वारा। और नागरिक केंद्रित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान का यह अपने तरह का पहला जो है दस्तावेज है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना। कैबिनेट ने उस दस्तावेज को अपनाया है जिसे उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नेशनल सिक्योरिटी कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। और यह पॉलिसी जो है कवर करेगी कितने समय को? 2022 से लेकर के 2026 की अवधि को ये जो है पॉलिसी कवर करेगी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है जो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इमरान खान हैं वहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, और पाकिस्तान जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की राजधानी है। और ये देख लीजिए पाकिस्तान का मैप है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके देखिए सीमा साझा कर रहा है पाकिस्तान, तो पश्चिम में ईरान से, और फिर इसके उत्तर पूर्व में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो अफगानिस्तान से, और फिर इधर चीन से, ठीक है। ये देखिए गिलगित बल्चिस्तान वाला क्षेत्र। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आज़ाद कश्मीर दिखेगा, ठीक है। ये पाक ऑक्युपाई जो है कश्मीर है, जिसे हम इसको क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाई पॉक कहते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और कश्मीर पाकिस्तान इसको क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर कहता है। और यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन दी गई है जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो है भारत का ये क्षेत्र है, जहाँ से जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ से पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात से इसकी सीमा जो है साझा होती है। यहाँ देखिए अरेबियन सी से इसका जो है सीमा साझा कर रहा है ये पाकिस्तान, ठीक है। तो ये था हमारा पाकिस्तान का मैप। और यहाँ पे देखेंगे तो इस्लामाबाद जो है वो यहाँ का कैपिटल जो है इसके इस क्षेत्र में स्थित है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है? गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज ए है, गृह मंत्रालय के तत्वाधान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो कार्य करता है। तो किसके तत्वाधान में? गृह मंत्रालय के तत्वाधान में। और अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने सभी राज्यों को देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को देश में ड्रग्स को खत्म करने के उद्देश्य से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, ठीक है, बनाने और अधिसूचित करने के लिए कहा है, ठीक है। तो उनका उद्देश्य क्या है कि देश में जो ड्रग्स है, ड्रग्स को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जितने भी राज्य हैं वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बनाएं, उसको अधिसूचित करें। और ये जो आधिकारिक अधिसूचना के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राज्य स्तर पर नार्को समन्वयन केंद्र सचिवालय के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हम बात कर रहे हैं नारकोटिक्स ब्यूरो की, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, इसकी अगर स्थापना बात करें तो 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं सत्यनारायण, ठीक है, सत्यनारायण प्रधान जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि दूरसंचार विभाग ने 6D तकनीकी पर कई टास्क फोर्स का गठन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पर टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? अभय करिंदकर,
किरण कुमार कुची, भास्कर राममूर्ति या फिर एनजी सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर इस डी है, एनजी सुब्रमण्यम जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जो टास्क फोर्स गठित की गई है दूरसंचार विभाग द्वारा, उसका ये नेतृत्व करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए संचार मंत्रालय है और संचार मंत्रालय का ही विभाग है दूरसंचार, और उसने तकनीकी नवाचार और विभिन्न व्यावसायिक उपयोग का पता लगाने के लिए 6G छठी पीढ़ी प्रौद्योगिकी पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह के अंतर्गत 6 शिक्षाविदों के टास्क फोर्स का गठन किया है। और यह टास्क फोर्स जो है सक्षम होगी किसके तहत, कौन सी रूपरेखा बनाने में सक्षम होगी, तो अनुसंधान और विकास, विनिर्माण, पूर्व मानकीकरण और बाजार की तैयारी की रूपरेखा बनाने में सक्षम होगी। और इसमें देखा जाए 6G है, TIG के अंतर्गत 6 टास्क फोर्स इनपुट के रूप में अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी के अध्यक्ष एनजी सुब्रमण्यम जी करेंगे। ठीक है, ये था ध्यान रखेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है दूरसंचार विभाग द्वारा, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, एनजी सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची सौंपी है, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान। करेक्ट आंसर इस सी है, पाकिस्तान और भारत ने भी हाल ही में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची सौंपी है। तो किस देखा जाए ये भारत और पाकिस्तान 31 साल के दस्तूर को इन्होंने जारी रखा और 1 जनवरी को दोनों देशों ने यानी कि द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, जो दोनों पक्षों को यानी कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के परमाणु केंद्रों पर हमला करने से रोकता है। एक तरीके से ये डिफरेंस थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही देश क्या है, परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु शक्ति वाले देश हैं, तो ये एक दूसरे की एक तरीके से विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए 31 साल पहले इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था कि ये दोनों देश 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपेंगे, जिससे कि ये एक दूसरे को सुनिश्चित कर सके कि हम जो परमाणु जो है निर्माण कर रहे हैं वो किसी भी हथियार स्वरूप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने विकास के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों देशों के बीच जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हमले से बचाने से जुड़े समझौते के तहत किया गया है। और देखा जाए, देखिए 31 दिसंबर 1988 में प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशंस ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज समझौता किया गया था। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और ये जो समझौता जो किया गया था वो लागू कब हुआ, 27 जनवरी 1991 में। इस एग्रीमेंट के तहत क्या प्रावधान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को समझौते के तहत जितने भी शामिल किए जाने वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और उनसे जुड़ी सुविधाओं की जानकारी एक दूसरे को साझा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब ये जो है एग्रीमेंट किया गया था, किस वर्ष प्रभावी हुआ था। अब इसके अलावा देखा जाए, इसी के साथ साथ दोनों देश जो हैं इसी 1 तारीख को जो है जितने भी एक दूसरे जो भारत और पाकिस्तान के जेलों में जो बंद कैदी हैं, जैसे कि जो सैनिक होते हैं, कुछ एक दूसरे की सेना के आगे एक दूसरे के देश में चले जाते हैं तो ये कैदी के रूप में वहाँ पे हो जाते हैं। मछुआरे होते हैं जो दूसरे अपनी सीमा को पार करके जब वो दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं तो उनको कैदी बना लिया जाता है। तो ये कैदियों को भी जो है सूची ये दोनों देश एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं ताकि जल्द ही इस पर इनकी रिहाई की जाए, रिहाई की मांग की जाए। ठीक है, तो ये भी चीज़ था। और अंतिम प्रश्न है आज हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है, उत्तर कोरिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इस डी है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में 1984 के बाद पहली बार एक शब्द बदला गया। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उनका कहना है कि ये शब्द जो बदला गया है वो एकता की भावना के लिए किया गया है। ये शब्द क्या था, तो जो वहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है उसकी दूसरी पंक्ति में एक लाइन है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, यानी कि हम युवा और स्वतंत्र हैं। इसी लाइन को बदल दिया गया। अब वहाँ पे क्या किया गया, फॉर वी आर वन एंड फ्री, यानी कि हम एक हैं और स्वतंत्र हैं, ये कर दिया गया है। ठीक है, तो हाल ही में अगर पूछे कि किसने राष्ट्रगान को बदला है, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहा करिए साथ में। कैनबरा है इसकी, यहाँ की राजधानी है कैनबरा।
और यहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप आंसर करिए कौन सा है, बहुत छोटा सा बात है लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा महाद्वीपों के बारे में, तो आप पढ़ लीजिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आ जाते हैं हम आपके फैक्ट्स ऑफ द डे पे कि देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खुलेगा, कहाँ पे खुलेगा, बिहार में खुलेगा। इसके पहले 2 विश्वविद्यालय जो खोले गए थे, एक हरियाणा के सोनीपत में, दूसरा तमिलनाडु के तंजौर में खोले गए थे। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित सम्मान नाइटहुड एंड डैमहुड से सम्मानित होने वाले पहले मैरिड कपल बने हैं। मैरिड कपल जो बने हैं वो बने हैं जैसन और लारा, ठीक है। ओलंपिक साइकिलिंग चैंपियन के थे ये, और जैसन और लारा जो है ये मैड्रिड पहले मैरिड कपल बने हैं, नाइटहुड और डैमहुड से सम्मानित होने वाले, और ये ब्रिटिश का प्रतिष्ठित सम्मान है। जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, बलदेव प्रकाश को। वही नेक्स्ट है कि नागरिक मूल्य, माफ करिएगा, भारतीय मूल्य के ब्रिटिश नागरिक और पंजाब रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्हें OBE से सम्मानित किया गया है, अमृतपाल सिंह है। देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है, केरल हाईकोर्ट जो है वो देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। 3 जनवरी 2022 को देश भर में भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले का जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती थी, 191वीं, ठीक है। इनका जन्म 3 जनवरी को हुआ था, 1831 में हुआ था। अगला हमारा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय गेंदबाज को उप कप्तान नियुक्त किया गया। किस भारतीय गेंदबाज को, गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जो है ये उप कप्तान बनाया गया है दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा। UGC द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पे कितने करोड़ सूर्य नमस्कार करने का प्लान बनाया गया है, 75 करोड़, ठीक है। 75वां स्वतंत्र दिवस होगा, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का प्लान बनाया गया UGC के द्वारा। SC ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया है किसे, मारियो रिवेरा को। अगला हमारा कि दुनिया की सबसे छोटी महिला का निधन हो गया, इनका नाम था एलिफ कोकामैन, 2.5 फुट की थी, इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। और अंतिम है हमारा कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 4 जनवरी को मनाया गया। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि भारत सरकार ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 450 मिलियन यूरो के ऋण का हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या था, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, ठीक है। ये ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 450 मिलियन यूरो का। दुनिया का पहला तैरता हुआ CNG पंप स्टेशन बना, कौन सा, वाराणसी बना। अगला है, प्रदेश सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क अध्यापन कराने के लिए समझौता किया जाएगा, कब, इंफोसिस कंपनी के साथ किया जाएगा, ठीक है। अगला है, जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है किसे, वाराणसी को। तो वाराणसी को प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराया जाएगा किस तकनीकी से, जर्मन बबल बैरियर तकनीकी से। शादी विवाह घर योजना का शुभारंभ किस सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है किसने किया था, चूंकि हम लोगों ने 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया तो हम लोग को ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इस तरीके से था फ्रेंड आज का हमारा करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।